न- नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ सिलसिले में। हम केवल 30 दिनों के रिवीजन से ही हम नेट जीआरएफ को क्लियर कर सकते हैं हिंदी साहित्य में। क्योंकि जो हमारा बेस है वह हम मास्टर्स और ग्रेजुएशन में हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। केवल हमें उन फैक्ट्स को देखना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया है। तो इस रिवीजन सीरीज़ से अगर आप जुड़े तो आप अपना नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम है 30 दिन के प्रैक्टिस से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप जुड़िए और चीज़ों को देखिए इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है वह द्विवेदी युग पर पूरी की पूरी जितने भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उससे आधारित है। तो आज हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे, और उसमें जो जो तथ्य एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं के उत्तर मैं आपके सामने लाया हूं, ताकि जो रिवीजन के माध्यम से हम चीज़ों को समझ सके और जो एग्ज़ाम में हो हमारी हेल्प अच्छी हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द्विवेदी युग का जो समय है वह 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से आधार पर रखा गया है। देखिए, कई बार सवाल बनता है कि जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्रीयता की भावना है इस युग में, इतिवृत्तात्मकता है, आदर्शवाद एवं नैतिकता है, प्रकृति चित्रण है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, अनुवाद की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है, काव्य रूपों की विविधता है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद वैविध्य आदि। ये सारी विशेषताएं हैं द्विवेदी युग में। और पूछा जाता है 4-5 विशेषताएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं द्विवेदी युग की है। तो ये हमें छांटनी पड़ती है, तो ये सारी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए। वहीं देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए कौन कौन से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो इनका जन्म है 1865 में हुआ था और मृत्यु 1947 में। तो इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रसकलश, चुभते चौबदे आदि। देखिए, चुभते चौबदे और रसकलश और जो रसिक रहस्य और कृष्ण शतक है कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, और चुभते चौबते तो कई बार पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं देखिए 1865 से 1947 इनका जो टाइम पीरियड बताया गया है। प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है। प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 की है। परिजात 1940 ईस्वी की है। वैदेही वनवास 1940 की है। और भी इनकी प्रमुख रचनाएं हमें आगे देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रचनाएं हैं नेट जीआरएफ में जो पूछे गए हैं वे सारी रचनाएं यही है। वहीं देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से ये युग है, उनका जो जन्म है 1864 में हुआ और मृत्यु 1938 ईस्वी में। इनकी जो मौलिक काव्य हैं काव्य मंजूषा, सुमन काव्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और जो ट्रांसलेटेड रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं हैं, वे कौन कौन सी है? विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है, मतलब नेट में पूछी गई है ये सारी रचनाएं, वही आपके सामने लाया हूँ। और देखिए मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रमुख रचना है, पहले हम इनके डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। इनका जो जन्म है 1886 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1964 ईस्वी में। अब देखिए इनकी रचनाएं। इनकी जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित रचना है साकेत, जो कि 1931 ईस्वी की है। जय भारत 1952 ईस्वी की है। काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी की है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की है। किसान 1917 की है। विकट भट्ट 1929 की है। जय भारत 1957 ईस्वी की है। जय भारत 1957 ईस्वी की है। और ऊपर जो दिया हुआ है जय भारत वो थोड़ा गलत दे रखा है, तो
जय भारत, देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, ये जो जय भारत है ये ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। और सिद्धराज 1936 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त, देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जयद्रथवत साकेत किसान। तो ये पता होनी चाहिए, जो साकेत है उसकी डेट 1931 है, किसान जो है 1917 की है, और जयद्रथवत जो है 1910 की है, ये हमें पता होनी चाहिए। वहीं देखिए गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनका जो जन्म है 1881 से 1964 तक माना गया है। वहीं देखिए मातृवंदना, हिंदी मार्ग आदि इनकी रचनाएं हैं। जो गिरिधर शर्मा नवरत्न हैं इनकी रचना का नाम है मातृवंदना, हिंदी मार्ग आदि, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1881 से 1964 माना गया है। रामचरित उपाध्याय, जिनका जन्म 1872 से 1938 ईस्वी का मतलब जीवन काल माना गया है। वहीं देखिए राष्ट्र भारती, देवसभा, देवी द्रौपदी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं देखिए द्विवेदी युग के जो जगन्नाथ दास रत्नाकर कवि हैं, जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है, जो ये रचनाकार हैं द्विवेदी युग के, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कवि हैं द्विवेदी युग में जिन्होंने सारी रचनाएं जो हैं अपनी काव्य जो हैं ब्रजभाषा में ही की है। तो वे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने अपनी सारी रचनाएं द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा में की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। और देखिए इनकी प्रमुख कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, विराष्टक, श्रृंगार लहरी, रत्नाष्टक, कलकाशी, और हरीश चंद्र, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचना आदर्श आदि इनके संपादित ग्रंथ हैं। बिहारी रत्नाकर, हित तरंगनी, सूरसागर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमें ये सारी याद होनी चाहिए। और देखिए जो नामकरण है नई धारा का द्वितीय उत्थान, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा गया है। तो ये जो नामकरण है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही मतलब जो युग है उसी को नाम दिया गया है, और द्विवेदी युग के नाम पर ही है, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है इसको भी देख लीजिए आप। राष्ट्रीयता की नई धारा है, इतिवृत्तात्मकता है, नैतिकता एवं आदर्शवाद है, विषयगत वैविध्य है, मतलब बहुत सारे विषय के वैविध्य मिलते हैं देखने को, साहित्य के उद्देश्य पर बल है, काव्य रूप की विविधता आदि, मतलब काव्य में जो भी विविधता है, डाइवर्सिटी है, वह सारी की सारी हमें इस युग में देखने को मिलती है। वहीं देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ, एक मिनट, एक काव्य पंक्ति है ऊपर वाली, ये छूट गई, ये देखिए राष्ट्रीयता की नई धारणा, इतिवृत्तात्मकता, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी 1961 काव्य संग्रह में संकलित है। ये गलत चीज़ आ गई है इसमें। वहीं देखिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है 1886 में माना जाता है, और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में मानी जाती है। अब इनकी काव्य कृतियाँ जो है वो ये है, साकेत 1931 की रचना है, यशोधरा 1932 की है, जयद्रथवत 1910 की है, भारत भारती 1912 की है। देखिए भारत भारती पूछी जाती है, और इन्हीं के लिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि होने का भी मतलब जो पुरुष मतलब राष्ट्र कवि होने का जो वैभव है इनको इसी कविता से मिला, भारत भारती से 1912 में। पंचवटी 1925 की रचना इनकी, विष्णुप्रिया 1957 की है, और द्वापर जो है 1936 की रचना हमें देखने को मिलती है, और जय भारत जो है 1952 ईस्वी की रचना है। तो विष्णुप्रिया जो है वह है 1957 ईस्वी की रचना। वहीं देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो इनका जन्म है 1899 से 1961 ईस्वी में माना गया है। काव्य कृतियाँ जो इनकी है, अनामिका 1923 ईस्वी की है, परिमल 1930 ईस्वी की है, गीतिका 1936 ईस्वी की है, तुलसीदास 1938 ईस्वी की है, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की है, अणिमा 1943 ईस्वी की है, बेला 1946 ईस्वी की है, नए पत्ते 1946 ईस्वी की है। तो ये जो नए पत्ते हैं 1946 ईस्वी की, अर्चना 1950 की है,
आराधना 1953 की है, गीत गुंज 1954 की है, सांध्य काकली 1969 ईस्वी की है। देखिए सांध्य काकली पूछी जाती है कि सांध्य काकली कब की, 1969 की है, और गीत गुंज 1954 की है, और जो कुकुरमुत्ता है वह 1942 की है। कुकुरमुत्ता भी पूछा जाता है। अणिमा भी पूछा गया है, कब की है, तो 1943 की है। तुलसीदास बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन 1938 ईस्वी की है। परिमल पूछा जाता है, 1930 ईस्वी की है। अनामिका 1923 ईस्वी की है। और ये मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं, ये हमें पता होनी चाहिए। वहीं देखिए जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जो जन्म है 1889 से 1937 ईस्वी में माना गया है, मतलब जीवन काल इनका इतना समय का है। और इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वह है उर्वशी, 1909 ईस्वी की इनकी रचना है उर्वशी। वन मिलन 1909 ईस्वी की रचना है। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी की रचना है। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी की रचना है। शोकाच्छवास 1910 ईस्वी की रचना है। बभ्रू वाहन 1911 ईस्वी की रचना है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की रचना है। प्रेम पथिक 1914 ईस्वी की रचना है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की रचना है। चित्राधार 1918 ईस्वी है। झरना 1918 ईस्वी। आंसू 1925 ईस्वी। लहर 1933 ईस्वी। कामायनी 1935 ईस्वी। कामायनी का जो डेट है 1935 और 36 दोनों माना जाता है। तो देखिए ये जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कामायनी तो हमारे मतलब नेट जीआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। आंसू इनकी पूछी जाती है कब की है, तो 1925 ईस्वी की है। लहर पूछी जाती है 1933 की है। झरना पूछा जाता है 1918 की है। ये सारी की सारी रचनाएं जो है प्रसाद की पूछी जाती है, और ये सारी की सारी रचनाएं जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आती है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो जन्म है 1908 में है और मृत्यु 1974 ईस्वी। इनका जो काव्य संग्रह है प्राणभंग 1929 ईस्वी की है। रेणुका 1935 ईस्वी की है। हुंकार 1938 ईस्वी की है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की है। धूप छाँव 1947 ईस्वी की है। बापू 1947 ईस्वी की है। धूप और धुआं 1951 ईस्वी की है। रश्मि रथी 1952 ईस्वी की है। दिल्ली 1954 ईस्वी की है। और सीपी और शंख 1957 ईस्वी की है। रश्मि रथी जो कविता है वह कर्ण के ऊपर लिखी गई कविता है, और ये एक महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं प्रबंध काव्य है। तो और देखिए सीपी और शंख 1957 ईस्वी की है। नए सुभाषित 1957 ईस्वी की है। उर्वशी 1961 ईस्वी की है। अभी हमने देखा था कि जयशंकर प्रसाद ने भी एक उर्वशी कविता, मतलब उर्वशी कविता हमने पीछे देखा कि एक उर्वशी कविता 1909 में हमें देखने को मिलता है कि जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, और उर्वशी जो है 1961 में दिनकर ने भी लिखी है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की है। ठीक है, तो ये सारी सारी दिनकर की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और देखिए गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। गांधी जी ने गुप्त की कविता भारत भारती को पढ़कर उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। भारत भारती कविता में गुप्त ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त किया है। इस कविता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य कवियों में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत भी महान कवि थे, लेकिन इनमें से किसी को भी गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान नहीं दिया था। मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया है, और द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। और देखिए कवि और उनकी रचनाएं, सियाराम शरण गुप्त, इनकी जो रचना है मौर्य विजय 1914 ईस्वी की। अनाथ 1917 ईस्वी की। आर्द्र 1927 ईस्वी की। विषाद 1925 ईस्वी की। दूरवा दल 1924 ईस्वी की है। आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी की इनकी रचना है। वहीं देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की है। पंचवटी 1925 ईस्वी की है। द्वापर 1936 ईस्वी की है। जय भारत 1952 ईस्वी की है। युद्ध और झंकार 1929 ईस्वी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है मैथिली शरण गुप्त की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, परिजात 1937 ईस्वी की रचना है इनकी। रस कलश 1940 की है। चुभते चौबदे 1932 की है।
चोखे चौबदे 1924 ईस्वी की इनकी रचना है। वहीं देखिए जगदीश गुप्त की जो रचना है नाव के पाव, शंभुक, आदित्य एकांत, हिमविद्ध, शब्ददंश, युग्म आदि इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये सारी रचनाएं नेट जेआरएफ में पूछी गई हैं, इसीलिए ये सारी रचनाएं मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। आपको ये सारी रचनाएं जो हैं याद होनी चाहिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समस्या सभी। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, यह काव्य पुस्तक भारत भारती की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने मर्मांतरक वेदना का अनुभव करते हुए इन पंक्तियों को लिखा है। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। उनकी यह कृति भारत भारती 1912 की रचना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। भारत भारती जो कि बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया इस कविता में, लोगों के अंदर मतलब एक प्रेरणा का काम किया कि हम क्या थे क्या हो गए। इसमें 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो इनमें मतलब जो भारत की वैभवता को दिखाने की कोशिश की गई है भारत भारती में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। वहीं देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं तथा गुप्त जी कबीर दास के भक्त भी थे। मैथिली शरण गुप्त की रचना महाकाव्य साकेत 1931, यशोधरा 1932 खंड काव्य, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912। नाटक इनका है रंग में भंग 1909 ईस्वी की रचना है। नाटक रंग में भंग पूछा जाता है किसकी रचना, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वहीं देखिए अन्य विकल्प में हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। काव्य देखिए इनकी कौन कौन सी है, हिम किरीटिनी, हिम तरंगनी, युगचारण, रामधारी सिंह दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। काव्य है उनका रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी। श्याम नारायण पांडे जो रचनाकार हैं वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि थे। वह केवल कवि ही नहीं अपितु अपनी ओजस्वी वाणी में वीर रस काव्य के अनंतः प्रस्तोता भी थे। काव्य उनका था हल्दी घाटी, जोहर, तुमुल और रूपांतर, इनकी रचनाएं थी। तो देखिए द्विवेदी युग में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वे सारे मैं आपके सामने लेके आया और इसी से प्रश्न बनेगा। जो भी है इन्हीं से प्रश्न आता है और ये मतलब सारे पुराने प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। तो आप देखिए और इसकी पीडीएफ से आप एक बार रिवाइज कीजिए 1-2 बार और चीज़ों को समझ के तैयार कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और यही जो है नेट जेआरएफ में पूछा जा रहा है। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये जो वीडियो अच्छी लगेगी और जो भी सुझाव हो आप कमेंट करके दे सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। ये वीडियोस का सिलसिला जो है जब तक नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक चलता रहेगा और उसके बाद जो कुछ पृष्ठभूमि वाली क्लासेस हैं जो एमए और बीए के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है उसको भी आप उसमें भी देख सकते हैं। और उसमें भी मैंने मतलब बहुत ही सरल तरीके से और एक अलग तरीके से जो शायद ही आपको कहीं समझाएगा उस तरीके से मैंने उन सारी चीज़ों को वहाँ दिखाने की समझाने की कोशिश किया। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और चीज़ों को अच्छे से समझते रहिए। धन्यवाद।